दोस्तों, एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये हिंदी साहित्य 2023 का पेपर हुआ है मेंस का, इसका डिस्कशन का पहला पार्ट है। मुझे समय मिल नहीं पा रहा था, ठीक है, तो अभी एक दिन की मुझे छुट्टी मिली है। छुट्टी के बेसिकली आधा दिन वर्क तब भी था, तो मैंने सोचा एक बार पेपर आपसे डिस्कशन करना स्टार्ट करता हूँ। पार्ट 1 है ये पेपर 1 का, ठीक है। चूंकि यहाँ पे बहुत सारे संसाधन नहीं है मेरे पास कि मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शेयर कर सकूँ, तो मैं सभी को ये सजेशन दूंगा कि यूपीएससी हिंदी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे पेपर 1 की पीडीएफ अवेलेबल है। पेपर 2 पेपर 1 सबकी यूपीएससी हिंदी पे आप सर्च कर लेंगे हिंदी साहित्य 2023 मेंस पेपर, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप क्या करिए, इसको पीडीएफ अपने सामने ओपन कर लीजिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं डिस्कशन करूँगा और आप उसको देख के जो जो आपको चीज़ें नोट करनी है कर सकते हैं। और हम लोग इसी क्रम में हिंदी साहित्य की 2024 की स्ट्रेटजी पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे जो पेपर 1 है, पेपर 1 में टोटल आपको 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सबसे पहली बड़ी बात है कि 5-5 जो कंपलसरी क्वेश्चन है, यानी 10 वो क्वेश्चन आपको करने हैं और 9 क्वेश्चन उसके बाद आपको अलग से करने हैं, जिसमें से 3 20 नंबर के, 3 15 नंबर के, 3 10 नंबर के। ये आपको सेक्शन वाइज सेलेक्ट करके करना है। तो साहित्य यानी ऑप्शनल, बेसिकली ऑप्शनल जो पेपर होता है उसमें सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि इन 9 क्वेश्चन को सेलेक्ट कैसे करें। जैसे जो 10 कंपलसरी है उसको तो करना ही करना है, उसको तो कोई माई का लाल छोड़ ही नहीं सकता। अब बात आती है कि 5 सेट आपके पास और होते हैं, आपके पास मतलब समझिए 15 क्वेश्चन और होते हैं, ठीक है, ऐसे समझ लो, है ना। 15 नहीं, सॉरी, एक बार काउंट कर लेता हूं मैं। 18 क्वेश्चन, 6 9 9 18 क्वेश्चन। अगर बस 18 क्वेश्चन और होते हैं जिसमें से आपको 9 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 18 में से 9 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। अब आपको यहाँ पे से सेट होते हैं 3-3 के, तो आप पेपर देखोगे तो जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में ABC 3 पार्ट है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 सेलेक्ट किया कि वो आपको करना है, तो आपको 3 पार्ट करना ही करना है उसके। तो यहां पर यही सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि कौन सा वो पार्ट होते हैं जो आपको सबसे बढ़िया तरीके से करने हैं, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, ऐसा नहीं है कि हिंदी साहित्य एकदम गधा नहीं है, वो उसको आइडिया, उसने इस बार का पेपर देखा होगा, पेपर का इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ा होगा, तो एक बार पेपर का इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज आता है, क्यों? अगर आपने गलत क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, मान लो आपने क्वेश्चन 2 ही सीधे सेलेक्ट कर लिया और 2 आपने सेलेक्ट कर लिया, जैसे 2 का पहला क्वेश्चन है, मैं यहीं पे आपको समझाना स्टार्ट कर देता हूँ प्रॉपर, ठीक है। तो हम एकदम डिस्कशन लाइन बाय लाइन करेंगे कि साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज के विकास में, ठीक है, मध्यकालीन कृष्ण भक्ति कवियों के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो जैसे ये आपका पहला प्रश्न है, दूसरे का ही पहला प्रश्न है। अब आपको पता है यार, गौरव सर ने अंकुरण में अष्टछाप पढ़ाया था। अष्टछाप के 8 कवि कृष्ण भक्ति कवि थे और 8 में से कुंभनदास सबसे प्रमुख है, नंददास और अपने सूरदास। इन तीनों को उठा के तो हम एकदम कमाल लिख सकते हैं। ब्रिज भाषा का कैसे विकास इन तीनों ने किया, तीनों की वहां पे विशेषता बताई थी, तीनों के एग्जाम्पल्स भी रटवाए थे और 8 कवियों के बारे में भी बताया था, ठीक है। मतलब सबसे मेन यही तो 8 हैं, कृष्ण भक्ति कवि मध्यकालीन, है ना। आपने कहा यार ये तो मुझे बहुत ढंग से आता है, 20 नंबर एकदम पक्का करूंगा मैं। आप इसको लिखना स्टार्ट करिए तुरंत, बिना सोचे आपने लिखना स्टार्ट करिए, 20 नंबर आपका एकदम ढंग से तैयार है। सेकंड क्वेश्चन इसमें, स्वाधीनता आंदोलन की संघर्ष भाषा के रूप में हिंदी की प्रतिष्ठा पर विचार कीजिए कि स्वाधीनता आंदोलन की संघर्ष भाषा के रूप में हिंदी की प्रतिष्ठा क्या थी। तो आपने जैसे मान लो, आपने यहाँ पे भी आपको लगा कि यार सही बात है, मुझे तो पता है, ये भी गौरव सर ने करवाया हुआ है अंकुरण में, है ना। इसकी भारत भारती सबसे महत्वपूर्ण था, द्विवेदी युग में किस तरह से राष्ट्र चेतना जगाने वाला काव्य लिखना स्टार्ट किया गया, किस तरह से जब जयशंकर प्रसाद में नाटक लिख रहे हैं, ठीक है, किस तरह से जब निराला राम की शक्ति पूजा लिख रहे हैं, तो हिंदी अलग लेवल की स्वाधीनता आंदोलन में प्रतिष्ठा पर जा रही है। खासतौर पे जो गांधी युग का चरण था, हिंदी को किस तरह से एकदम संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा सबका एकदम, मतलब दक्षिण भारत में भी हिंदी प्रचारणी सभा बनी, दक्षिण भारत में भी लोगों ने पढ़ना शुरू किया, भारत भारती को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी क्योंकि इतनी बढ़िया उद्बोधन काव्य था। आपको पता है कि यार ये भी मुझे बहुत अच्छे से आता है, ये भी मैं फोड़ दूंगा, एकदम ढंग से लिख लूंगा, तो आपने ये भी लिखा। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इसका सी, वह फॉन्ट एवं लिपि के व्यामोह में देवनागरी लिपि के वैशिष्ट को निर्धारित कीजिए। अब मान लो आपको लग रहा है कि यार ये फॉन्ट एवं लिपि का व्यामोह क्या है, ये तो मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है मुझे, फॉन्ट एवं लिपि का व्यामोह। और अगर आपने 2 क्वेश्चन लिखने के बाद यहां पे फंसे ना, तब मामला गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ये अब आपको फीलिंग समझ में आएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसीलिए हम सबसे पहले तीनों क्वेश्चंस को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का समय देते हैं, ठीक है, 4 मिनट का समय देते हैं। ओवरऑल आप 5 से 6 मिनट लगा सकते हैं, 7 मिनट भी लगा सकते हैं डिसाइड करने में
कि इन 18 में से कौन से 3 सेट हमें सेलेक्ट करना है। और ध्यान रखिए, 3 जो पार्ट ए के 3 सेट होते हैं उसमें से आप मैक्सिमम 2 ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि पार्ट ए का 3 मुझे आ रहा है तो मैं 3 कर दूंगा, नहीं, पार्ट बी में से मिनिमम 1 करना पड़ेगा, या पार्ट ए का अगर आप 1 सेलेक्ट कर रहे हैं तो पार्ट बी में से आपको 2 करना पड़ेगा। तो ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये बात समझिए जो मैंने अभी समझाया कि हम तो सबसे पहले पेपर जब हम दे रहे होंगे तो हमारे पास यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि हम कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करें, ठीक है, कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करें। तो यहां पर मेरा सजेशन ये कि 7 मिनट आप सभी लोग पहले 5 से 7 मिनट आप पेपर्स को देखिए, प्रॉपर सोचिए, क्वेश्चन पढ़ के तुरंत मत लिखना स्टार्ट कर दीजिए। यहां पर देखिए कि यार पहले में तो ये पूछा है, दूसरे में ये पूछा है, तीसरे में फॉन्टेम लिपि का व्यामोह पूछा है। हालांकि देवनागरी लिपि का वैशिष्ट निर्धारण हमें पता है, देवनागरी लिपि का वैशिष्ट हम बता सकते हैं, फॉन्टेम लिपि के आधार पर बता देंगे, बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है, आराम से बता देंगे, है ना। लेकिन यही मैं कह रहा हूं कि इसको हम बाद में इसको रख लेंगे, ठीक है, कि ठीक है अभी इस क्वेश्चन पे मुझे बहुत ढंग से नहीं आ रहा है, इसको मैं बाद में कर लेता हूं। इसी तरह से आप देखेंगे, अगर इस तरह से देखेंगे तो जैसे अब मैं तीसरा क्वेश्चन की बात करूं तो तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है 19वीं सदी में खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के दौरान प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। कि जब साहित्यिक भाषा में आ रही थी खड़ी बोली तो क्या चुनौतियां आ रही थी, ये भी आपको पता है कि भैया व्याकरण नहीं था, ठीक है, अवधि और अपना ब्रिज भाषा का भी चैलेंज था कि कौन सा कर, ठीक है। तो बहुत सारे चैलेंज आपको आप आराम से बता लोगे, पॉलिटिकल चैलेंज जो भी मतलब आपको बताना है आप उसको बता सकते हो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी किस प्रकार, हिंदी का रूप निर्धारण किस प्रकार किया जाए, क्या राजा लक्ष्मण सिंह वाली हिंदी लिखी जाए, या फिर हिंदी नए चाल में ढली वाली हिंदी लिखी जाए, या फिर है ना स्वीकृता सितारे हिंद वाली हिंदी लिखी जाए। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, वो आप आराम से बता लोगे, तो आपको लग रहा है कि यार ये तो 20 नंबर में ढंग से लिख लूंगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषता बताए। आपको ये भी पता है कि यार आप ये भी बता दोगे कि व्याकरणिक विशेषताएं मुझे बहुत ढंग से आती है, मैंने संज्ञा सर्वनाम सब एक एक करके याद किया है ना, क्लास में बताया भी है अंकुरण में सारा, ठीक है। फिर सी पार्ट हमने पढ़ा कि देवनागरी लिपि के सुधार हेतु स्वतंत्र भारत में किए गए प्रयत्नों पर चर्चा कीजिए। स्वतंत्र भारत में यानी 1947 के बाद क्या क्या प्रयत्न किया गया, कौन कौन सी कमेटी बनी देवनागरी लिपि सुधार में, क्या उसके बाद कोई व्याकरण आया कि नहीं आया, ठीक है। तो किस तरह से देवनागरी लिपि में सुधार 1947 के बाद में किया गया, है ना, वो आपको बता रहा है। तो आपको लग रहा है नहीं यार 1947 के बाद तो मुझे बस एक ही ऑप्शन याद आ रहा है, मुझे बहुत ज्यादा चीजें नहीं याद आ रही है, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, बस राजभाषा आयोग उसने कुछ कुछ व्याकरण वक्रण निकाले, मुझे बस थोड़ा मोड़ा पता है। तो आपको लगेगा कि यार ये भी मुझे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो इसको भी स्किप करेंगे। फिर थर्ड पार्ट वापस पढ़ेंगे, 4th नंबर, तो राजस्थानी वर्ग की प्रमुख बोलियों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आपको लगता है यार ये तो मुझे पता है, मारवाड़ी ढूंढाड़ी ये तो मैं ढंग से लिख लूंगा राजस्थानी वर्ग में। फिर संत साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली के स्वरूप पर चर्चा कीजिए। तो संत साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली तो मतलब इतना एग्जाम्पल आपको याद होगा कि कोई माई गला रोक नहीं सकता है। उसके बाद कह रहा है स्वाधीन भारत में हिंदी प्रयोग के नवीन आयाम पर प्रकाश डालिए, कि हिंदी प्रयोग के कौन कौन से नवीन आयाम खुले। अब ये क्वेश्चन अपने आप में फिर से ओपन है, तो तीसरा क्वेश्चन फिर से ओपन है। अब आप यहां पर जब आप तीनों क्वेश्चन देखोगे, यानी दूसरा तीसरा चौथा, तो आपको लगेगा तीसरा जो सबका क्वेश्चन है वो मुझे बहुत ढंग से नहीं आता है। समझना, यहां पर आपका ट्रेड ऑफ होता है, आपको सोचना पड़ता है 1 मिनट, वही जो मैंने कहा ना 5 मिनट से 7 मिनट समय लगाना है। यहीं पे आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करूं जिसमें मैं बेस्ट लिख पाऊं, तीनों पार्ट में अपना बेस्ट दे पाऊं। यहां पे समझना, हो सकता है 2-2 पार्ट आपको सबके बहुत अच्छे से आ रहा हो, डिसाइड करेगा तीसरा पार्ट। एक हो सकता है तीसरा पार्ट आपको आधा आ रहा हो, एक हो सकता है कि आपको लिखते जाओ, जैसे ये हो सकता है कि आपको पढ़ने में, प्रथम दृष्टया पढ़ने में लग रहा हो कि यार ये तो मुझे नहीं आता है, लेकिन लिखने बैठे तो आपको एकदम मतलब आपकी कलम चलती गई रुक ही नहीं रही आपकी कलम ससुरी। तो यहां पर आपको यही बात बहुत ज्यादा मैटर करेगी, तो मैं बहुत डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूं कि आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं आपकी जगह रहता तो मैं कौन सा करता, ये हिंदी प्रयोग के नए आयाम। क्यों, मुझे पता है यार हिंदी प्रयोग के नए आयाम ना, जो संपर्क भाषा, संचार की भाषा, टेक्नोलॉजिकल भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग, ठीक है, अपना ये कम्युनिकेशन, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, जो सरकारी विभागों में जो इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसका, मुझे पता है कि मैं ओपन तरीके से बहुत अच्छे से लिख लूंगा, ठीक है, तकनीकी भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग खासतौर पे, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैं इसको लिख लूंगा, नेशनल लैंग्वेज जो ट्रांसलेशन मिशन है मैं उन सबको डाल दूंगा। तो मुझे लगता है कि मैं तो ये ओपन वाला सेलेक्ट करूंगा। कोई व्यक्ति हो सकता है जो क्या सेलेक्ट करे, फॉन्ट एवं लिपि के व्यामों में देवनागरी लिपि के वैशिष्ट को निर्धारण करे। कोई क्वेश्चन हो सकता है कि दूसरे का तीसरा भी सेलेक्ट करे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये अपना सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो एक चीज, अब एनालिसिस, क्योंकि हम पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, तो पार्ट ए में
2 क्वेश्चन बहुत इजी हैं, तीसरा क्वेश्चन हर मतलब दूसरा तीसरे चौथे में हर में फंसाया गया है, ठीक है, सब में आपको फंसाया गया। यहां पे आपको ओपन एक सेलेक्ट करना पड़ेगा और यही थोड़ा नंबर डाउन करने की कोशिश करवाएगा, ठीक है। तो मैं आपकी जगह रहूंगा तो मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, पेपर मतलब पार्ट 2 में मैं कोशिश यही करूंगा कि सीधे सीधे मैं तो उठाऊंगा दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्योंकि मुझे तो आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा आ रहा है तो मैं तो कृष्ण भक्तियों का योगदान भी दे लूंगा, संघर्ष भाषा में हिंदी की प्रतिष्ठा को भी बता सकता हूं, और वहां पे क्योंकि मैं बड़ी बड़ी बातें भी लिख सकता हूं। मुझे पता है कि गांधी जी का भी स्टेटमेंट पता है, मुझे भारतेंदु का भी स्टेटमेंट याद आता है, निज बाता उन्नसी है। तो एक भाषा के महत्व को स्टार्टिंग में ही मैं वहां पे मैं डिस्कशन करूंगा समय के साथ आपसे, पूरा पेपर क्वेश्चन आंसर सबके डिस्कशन करूंगा, एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा जैसे समय मिले। तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा दूसरा नंबर क्वेश्चन आराम से, ठीक है। यहां पे डाउट होगा तो मैं 2 मिनट रुक के विचार कर लूंगा, जरूर विचार कर लूंगा कि मुझे कितने पॉइंट सूझ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा हम बात करते हैं जो कंपलसरी क्वेश्चन है, सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है कंपलसरी, थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कशन भी करता हूं, ठीक है। और फिर पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में जैसा समय होता है उस हिसाब से डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पार्ट ए का मैं पहला क्वेश्चन थोड़ा डिस्कशन करता हूं। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्रत्येक शब्द में 150 शब्दों पर आपको टिप्पणी करनी है। तो पहला क्वेश्चन है आरंभिक हिंदी की प्रमुख विशेषताएं, ध्यान रखिए प्रमुख विशेषताएं आरंभिक हिंदी की पूछ रहा है। तो इंट्रोडक्शन में बता दिए कि आरंभिक हिंदी हम कहते किसको है, कब की, मतलब जिस तरह से हिंदी का विकास हुआ, ठीक है, आपका संस्कृत से प्राकृत, है ना, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश जो भी जिस तरह से विकास हुआ, तो वहां पे ये वाली हिंदी आधुनिक और अपभ्रंश के बीच वाली हिंदी है। इसको आप बता दीजिए कि काल कौन सा, आरंभिक हिंदी का काल कौन सा मानते हैं, कोई रचना बता दीजिए। और अब जब आप विशेषताएं बताएंगे तो 3 हेडिंग में आपकी विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है, 3 हेडिंग में विशेषताएं होनी चाहिए, व्याकरणिक विशेषता, ध्वनिगत विशेषता और शब्दकोशी विशेषता। तो 2-2, 3-3 पॉइंट सब में, तीनों में, जैसे बेटा बेटन है ना, वही 2-3 पॉइंट सब में आपको शॉर्ट में बता देना है कि किस तरह से नियम बनने शुरू हो गए, किस तरह से हिंदी टूट गई, संस्कृत का जो एकीकरण का प्रयास था उसको अलग अलग, मतलब वो है ना, संयुक्तिकरण को वियुक्तिकरण किस तरह से किया गया। तो आप इस पे थोड़ा सा 3 हेडिंग्स में बहुत शॉर्ट पॉइंट ध्यान रखिए, 150 शब्द में लिखना है। इंट्रोडक्शन 25 शब्द, 25 शब्द कंक्लूजन, 100 शब्द बचेंगे तो 30-35 शब्द सीधे पॉइंट वाइज, 30-35 शब्द आप 40 या 45 शब्द आप बता सकते हैं व्याकरणिक विशेषताएं, 30 शब्द आप बता सकते हैं, आप 35 शब्द या 40 शब्द आप बता सकते हैं ध्वनिगत विशेषताएं, और आप बाकी 20-15-20 शब्द 25 शब्द आप बता सकते हैं शब्दकोशी विशेषताएं। मैं एक बात ये क्लियर बता रहा हूं, अंकुरण बैच में सत्यप्रकाश सर ने इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में कराया, तो जिन्होंने किया होगा अंकुरण बैच, अच्छा ये रिव्यू तो आप देंगे ना, ये रिव्यू आप देंगे। जैसे ये मैं लबासना आने से पहले मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, 250 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, पेपर 1 और पेपर 2 मैंने दोनों देखा है। इस बात को लेकर मैं बहुत ही मतलब खुश हूं कि लगभग 90% पेपर आप आराम से केवल और केवल अंकुरण बैच से अटेम्प्ट कर सकते हो, सही तरीके से, परफेक्ट तरीके से, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि समानता अदर जो हम लोग भी कोचिंग देखते थे, जब हम लोग भी तैयारी कर रहे थे, तो उसमें बताया जाता था कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पता नहीं कैसे बजरंगबली की कृपा से मेरी अंतरात्मा कहती थी नहीं ये इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार। अच्छी बात ये रही, बजरंगबली का आशीर्वाद बना रहा, वो आया है क्वेश्चन यहाँ पर, वो क्वेश्चन यहाँ पर दिखता है। तो मैं यही कहूंगा कि वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट बैच रहा है, वो जो 250 क्वेश्चन हमने कराए थे, बहुत शानदार, वो बहुत शानदार है। तो आरंभिक हिंदी आप इसको बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि व्याकरणिक, ध्वनिगत, शब्दकोशी, ये तीनों विशेषताएं आपको बतानी है। इस तरह से हिंदी भाषा के मानकीकरण में द्विवेदी युग का योगदान, तो मानकीकरण में आपको बताना है किस तरह से भाषाई द्वैत समाप्त कर दिया, द्विवेदी जी ने अपनी संपादकीयता शुरू की, किस तरह से उन्होंने, द्विवेदी जी ने खुद योगदान दिया है, द्विवेदी जी ने, ठीक है, कि उन्होंने कुछ शब्दों को हटाया, है ना, उन्हें बताया हिंदी को शुद्ध किए जाने की जरूरत है, ठीक है, हिंदी की शुद्धता पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है ना। किस तरह से जो ये क्या बोलते हैं परसर्गों का प्रयोग है उसमें इन्होंने नियम बनाए, परसर्गों के प्रयोग में नियम बनाए। तो यहां पर आप बहुत डिटेल में 7-8 पॉइंट 10 पॉइंट जो आपको आते हैं द्विवेदी युग के दौरान, ठीक है, द्विवेदी युग के दौरान खासतौर पे उस समय व्याकरण भी लिखा गया, पहला व्याकरण, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कामता प्रसाद गुरु या किशोरी दास वाजपेयी, एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से कामता प्रसाद गुरु, मैं आई एम नॉट श्योर, ऑब्वियस बात है अभी तैयारी से हटा हुआ हूं थोड़ा, तो पेपर के बारे में समझ है, लेकिन रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं श्योर नहीं हूं, तो वो जो द्विवेदी युग के दौरान जो व्याकरण लिखा गया है वो जरूर इसमें इंक्लूड करना है कि इस व्याकरण में भी इन चीजों को बताया गया है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो आपको बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इस बात को हिंट कर देना है। देखो यहीं पर गेम होता है,
इस बात को आपको हिंट कर देना कि केलॉग ने व्याकरण ऑलरेडी लिखा हुआ था, लेकिन वो व्याकरण सुसंगठित नहीं था। तो शायद जहां तक मुझे उम्मीद है कि कामता प्रसाद गुरु ने ही, है ना, कामता प्रसाद गुरु ही, जहां तक मुझे श्योर है कि इन्होंने व्याकरण लिखा था। आई एम नॉट श्योर, चेक कर लेना। मैंने तो जो शॉर्ट नोट्स 72 पेज का बनाया है उसमें मैंने इस बात को बनाया हुआ है प्रॉपर, तो मुझे जब मैं वो देखता हूँ एक बार में तो रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन आप वहां पे आराम से मैनेज कर ले जाओगे। द्विवेदी योग का योगदान कितना बढ़िया रहा है। भाषाई द्वैत की समस्या जरूर बतानी है कि संधि समास पर भी किस तरह से इन्होंने विचार रखे, ठीक है। तो इस बात पे आपको जरूर बतानी है। फिर है विज्ञान और तकनीक की भाषा के रूप में हिंदी का विकास। तो हिंदी का विकास विज्ञान और तकनीक की भाषा के रूप में किस प्रकार हुआ है, तो इसको आपको जरूर बताना है कि कब प्रयास शुरू हुआ विज्ञान और तकनीक का भाषा बनाने का, ठीक है। तो कौन कौन से प्रयास शुरू हुए, तो जैसे आपको याद होगा कि शुरुआत में फॉन्ट बनाए गए कुछ कुछ, ठीक है, कुछ कुछ फॉन्ट बनाए गए, कुछ कुछ ठप्पे बनाए गए इसके, ठीक है। लेकिन विज्ञान और तकनीकी साहित्य में खासतौर पे गुणाकर मूले, है ना, जो ये लोग थे, परवर्ती लोग थे, जो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इस विकास को आपको दिखाना है वर्तमान समय में कि कुछ समस्याएं थी, ठीक है, कुछ समस्याएं थी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों का प्रयोग किया जाए, ठीक है। उन बातों को आप यहां पर बताएंगे, ठीक है, उन बातों को आप बताएंगे कि जैसे जो विज्ञान और तकनीक की भाषा, जैसे जो शब्द है जो विज्ञान और तकनीकी शब्दावली में प्रयोग होते हैं, खासतौर पे विज्ञान और तकनीकी शब्दावली आयोग भी बनाया गया है, ऑब्वियस सी बात है। इन सब बातों को आपको लाइन से बताते जाना है, ठीक है। तो यहां पर आपको, है ना, आपको यहां पर प्रॉपर इस बात को बताना है कि किस तरह से इन पर जो विवाद था, कि जैसे अगर टेली प्रिंटर यूज कर रहा है आपको, या फिर आपको सपोज आपको मान लो मोबाइल यूज कर रहा है, मोबाइल है, तो मोबाइल को आप क्या बोलोगे, ठीक है, मोबाइल को आप क्या बोलोगे हिंदी में, इस बात पर विवाद था। इस बात का भी समाधान किस तरह से, संक्षेपण किस तरह से समाधान दिया गया, किस तरह से विकास हुआ। और नो डाउट कि नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, इसके बारे में जरूर बताना कि ये भी क्या कर रही है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल, है ना, ये लोग बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं जिससे हिंदी क्या हो, विज्ञान तकनीकी भाषा के रूप में एक अपनी प्रतिष्ठा हासिल कर सके। तो विकास पूरा आपको दिखाना है कि किस तरह से आरंभिक प्रयास और आधुनिक प्रयास, तो ये पूरी बात आपको बतानी है। विकास इस तरह से ही दिखाते कि आरंभिक प्रयास इस तरह से किया गया, बहुत सफल नहीं रहा, ठीक है। और इंग्लिश पूरी तरह से जो है छा गई, है ना, इंग्लिश ही, क्योंकि पूरा अंतर्राष्ट्रीय जितना शोध होता है, जितना मूल रिसर्च होता है, वो क्या होता है, वो अन्य भाषाओं में होता है। हिंदी भाषा में मूल शोध नहीं होती है ना। इन आलोचनाओं को करते हुए आपको विकास दिखाना है। फिर है देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता। इसमें तो आप लोग को मतलब कुछ बोलना ही नहीं है, भर भर के कंटेंट, मतलब, है ना, एग्जैक्ट क्लास में यही क्वेश्चन ही करवाया गया होगा, ठीक है। अंकुरण वाले में एग्जैक्ट यही क्वेश्चन करवाया होगा कि क्या वैज्ञानिकता है, मात्रा किस तरह से है, कंठ तालु केटीएम डॉन, मुझे याद है मैंने ये शॉर्टकट बताया था, केटीएम डॉन, कंठ तालु मूर्धन्य, है ना। तो ये पूरा डायरेक्ट इसको बताना है। फिर है पूर्वी हिंदी व पश्चिमी हिंदी के प्रमुख अंतर, ठीक है। तो पूर्वी हिंदी में आप जो है एक को उठा लीजिएगा, जैसे पश्चिमी हिंदी में आप ब्रज को उठा लीजिएगा, पूर्वी हिंदी में अवधि को उठा लीजिएगा। बाकी जो दोनों हैं, है ना, जैसे बघेली है, इसको बस हिंट करते हैं। तो जैसे इसमें टेबल बनाइए। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी में ब्रिज भाषा, अब बाकी जो जो चीजें हैं उसको एक टेबल में दिखा दीजिए कि ये प्रमुख भाषाएं हैं। और पूर्वी हिंदी में प्रमुख भाषाएं जैसे अवधि, बघेली, इसको लिख दीजिए। अब उसके बाद बेसिकली ब्रिज और अवधि में तुलना कर दीजिए। और इसमें भी तुलना नहीं बोला है, अंतर बोला है। तो ब्रिज और अवधि में दिमाग में ही सोचना है, लेकिन लिखना है पूर्वी और पश्चिमी। ब्रिज और अवधि में तुलना करते जाओ, लिखना है पूर्वी पश्चिमी, थोड़ा सा समानताएं बता देने की भैया हिंदी का ही भाषा वर्ग है ना। नहीं हो तो एक ऐसे गोला बना के दिखा देना है कि यहाँ पे पश्चिमी हिंदी, सॉरी, यहाँ पे पूर्वी हिंदी, यहाँ पे पश्चिमी हिंदी, यानी हिंदी का ही वो भाषा वर्ग है। तो इस वजह से समानता दिखती है, लेकिन प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। तो इस तरह से आराम से आप ये पांचों क्वेश्चन मैनेज कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है, जो कंपलसरी पांचों क्वेश्चन पार्ट ए के आए हैं वो इजी माने जा सकते हैं। हर बार इससे टफ आते हैं, इस बार लिटरली इजी इसको माना जा सकता है और आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आप इन पांचों क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। एक क्वेश्चन पार्ट ए में सेलेक्ट करो, पार्ट बी में 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, और जो बाकी क्वेश्चन है इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।